सर, अभी तक आप लगातार बीजेपी के अलग अलग पदों पर रहे हैं बीजेपी में, तो आप विधायक भी रहे हैं लोरमी से 2013 में। तो लगता है कि कहीं ना कहीं उसका भी एक कारण होगा कि लोगों के बीच जब आप जा रहे हैं तो आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है एक दूसरे के प्रति जनता के बीच में। और यदि आप विधायक के रूप में काम कर लिए हो तो निश्चित रूप से आम लोगों को ये बताना नहीं पड़ता कि ये फलाना प्रत्याशी है। चेहरे देखकर ही पहचान लेते हैं कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, ये तो खनसा होगा। जब आपका नाम टिकट के लिए फाइनल हुआ तब आप मीडिया में आके बोले कि बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो अपने छोटे छोटे कार्यकर्ता का पहचान करती है और उन्हें टिकट देती है। तो आपको लग रहा था कि मैं जिस हिसाब से काम करता पार्टी के लिए तो आने वाला समय मुझे लोकसभा या फिर कुछ ऐसे सीट के लिए मुझे मिलने वाला टिकट? देखिए, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और छोटा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे परिवार में मुझसे पहले कभी कोई राजनीति में नहीं आए, नहीं रहे। ऐसा क्या मोमेंट बना था या फिर ऐसा कुछ घटना हुआ था जिसके वजह से आपको राम लक्ष्मण की उपाधि दी गई? ऐसा कुछ आपको याद है? हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे आप? तो ये समझ लीजिए, ये ईश्वर की कृपा है कि हम दोनों को राम लक्ष्मण के रूप में, वो मेरे बड़े भाई हैं और उनका असीम स्नेह मुझे प्राप्त होता है। देवेंद्र यादव जो वर्तमान में भिलाई शहर से विधायक हैं, इस बार उन्हें प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने। युवा हैं, काफ़ी मोटिवेटेड हैं, डर लग रहा है कि इस बार कुछ ऐसा कभी होगा ही नहीं। बाहर से प्रत्याशी ला करके कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में केवल खाना पूर्ति किया गया है। बड़ी हार इसलिए भी संभव है कि हो सकता है कि जो उनके बड़े बड़े नेता हैं आज कहीं ना कहीं ईडी के हो गया या सीबीआई के आईटी के रडार में है, तो उन लोग अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं और इसी का लाभ बीजेपी को मिलेगा, इसलिए बीजेपी जीत कर आ रही है, ऐसा भी कहना है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के आधार पर जीत करके आएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पर विश्वास करती है। सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, सबका प्रयास हो। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और प्रदेश में आखिरी यानी तीसरा चरण का मतदान होने वाला है। ऐसे में हम लगातार अलग अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता, मंत्री, विधायक और प्रत्याशियों से मुलाकात करवा रहे हैं। इसी बीच हम आ पहुँचे हैं बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं तोखन साहू जी। आज हमारे साथ वही मेहमान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी TNR चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को जय श्री राम। चुनावी चर्चा पर सर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि हम खुद जानें और हमारे दर्शक भी जानें कि कौन है तोखन साहू, कैसे राजनीति में उनका सफ़र कैसा रहा अभी तक का। बहुत साधारण सी बात है, मैं किसान का बेटा हूँ और पढ़ाई करते करते त्रिस्तरी ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा था। गांव वालों ने कहा कि फार्म भरना है, तो मैं गांव वालों के लिए फार्म भरने के लिए चला गया। वहां जाने के बाद एक वार्ड है ग्राम पंचायत सूरजपुरा के आश्रित ग्राम डिंडौरी से, एक वार्ड से मुझे लोगों के कहने पर, जिद करने पर मैं वार्ड नंबर 8 के लिए पंच का फार्म भरवा दिया। मैं निर्विरोध पंच बन गया। तो ये कहें कि यात्रा वहीं से प्रारंभ हुई। फिर उसके ठीक 5 साल बाद 1999-2000 में गांव वालों ने मुझे सरपंच बना दिए। फिर 2005 में जनपद सदस्य, महिला आरक्षित होने के कारण 2010 में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती लीलावती साहू जनपद सदस्य बनी और फिर पार्टी ने जनपद अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी बनाया, जनपद अध्यक्ष बनी। फिर 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताते हुए मुझे विधानसभा में प्रत्याशी बनाया गया। मैं विधायक बना, लोगों का आशीर्वाद था। फिर 2014 में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में संसदीय सचिव के रूप में कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप शुरू से ही बीजेपी से जुड़े थे कि जब आप पंच बने या फिर बीजेपी की तरफ से आपको अप्रोच मिला कि आप बीजेपी में आकर शामिल हुए तब जाकर आप बीजेपी में आए? जन्म से कहें या विचारधारा के साथ हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, सभी लोग जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के मतदाता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था, विश्वास हमारे पूर्वजों का भी रहा है।
13 में पहली बार आपको विधानसभा एमएलए के लिए टिकट मिला, आप जीत कर आए। 18 में फिर एक बार आपको टिकट मिला, लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली। लेकिन 23 में ऐसा क्या हुआ कि आपको टिकट नहीं मिला? क्या इसके पीछे कारण यह था कि लोकसभा चुनाव में आपको उतारने की तैयारी थी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जो दायित्व दिया उसको ईमानदारी से पूरा करने का मैंने हर समय प्रयास किया। 2018 में भी मुझे टिकट मिली थी, 2023 में भी मैंने दावेदारी किया था और मेहनत भी किया था। पार्टी ने जैसा मुझे निर्देश दिया कि इस समय हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साहू जी को फ्लोर भी से लड़ाएंगे, तो मैं पहली मिनट से मैं माननीय अरुण साहू जी के लिए पूरी निष्ठा के साथ हमने काम किया और श्री अरुण साहू जी रिकॉर्ड मत से जीत करके आए। तो ये पार्टी की अपनी व्यवस्थाएं हैं। पार्टी किस कार्यकर्ता को कब कहाँ कैसे काम पर लगाना है, किसको क्या दायित्व देना है, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता बहुत अच्छी तरह जानते हैं और समय आने पर कार्यकर्ताओं को आगे ला करके। जी, जब आपका नाम टिकट के लिए फाइनल हुआ तब आप मीडिया में आके बोले कि बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो अपने छोटे छोटे कार्यकर्ता का पहचान करती है और उन्हें टिकट देती है। तो आपको लग रहा था कि मैं जिस हिसाब से काम करता पार्टी के लिए, तो आने वाला समय मुझे लोकसभा या फिर कुछ ऐसे सीट के लिए मुझे मिलने वाला टिकट? देखिए, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और छोटा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे परिवार में मुझसे पहले कभी कोई राजनीति में नहीं आए, नहीं रहे। राजनीति से किसी को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही है कि एक मेरा कोई राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुझे आगे बढ़ाने के लिए काम देते रहे। जो भी काम मुझे मिला उस काम को मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करने का प्रयास किया और उसी का एक नतीजा है कि हमारे प्रदेश नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व अपने इस कार्यकर्ताओं को पहचान करके मुझे विधानसभा में भी टिकट दिए और बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए हैं। जो ये गढ़ रहा है बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र, बीजेपी का रहा है पिछले लगभग 3 दशकों से। उससे पहले कांग्रेस के पास ये सीट थी। तो आपको लगता है कि जो अभी आपको एमएलए प्रत्याशी बनाया गया है, सॉरी एमपी प्रत्याशी बनाया गया है, तो आपको मक्खन वाला सीट मिला, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी यहाँ से जीतती आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आम जनता के जुड़ने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, इतने जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित किए जा रहे हैं। लोगों को ये विश्वास हो गया है कि लोगों की आशाओं को, लोगों की आकांक्षाओं को यदि कोई पूरा कर सकते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी दुनिया के सर्वमान्य लोकप्रिय नेता हैं जो अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर रहे हैं, जिनके ऊपर 1 रुपये का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और जुड़ने के पीछे यही कारण है। आम जनमानस के जीवन में किस तरह से परिवर्तन आएगा, ये कोई गरीब का बेटा ही सोच सकता है। गरीबी पे जीने वाला व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने गरीबी को देखा, गरीबी में जीवन जिया और इसलिए आज गरीबियों के बारे में सोचते हैं। 80 करोड़ जनमानस के पास चावल पहुंचाने का काम हो, हमारी नारी सशक्तिकरण की दिशा में कोई काम करने वाला कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री। कभी किसी ने सोचा कि हमारी माताएं बहनें भी सम्मान के साथ जिए, उनके लिए शौचालय का निर्माण हो, उनके लिए गैस सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध हो, उनको भी पक्का मकान मिले, उनके घर तक भी लाइट पहुँचे, बिजली पहुँचे, हर गरीब सम्मान के साथ जिए। ये इस सपने को साकार करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए आम जनता कांग्रेस को देख चुकी है 50 साल तक। ये लोग केवल नारे लगाते रहे, लेकिन मोदी जी सपने को साकार करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। इसलिए ये हर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए, हर सीट भाजपा का गढ़ बनते जा रहा है। मेरा सवाल अभी भी वही सर, क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है,
तो जो बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र है आपको मक्खन के रूप में मिला है कि इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, मेहनत करने के पीछे हम लोग नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से, पहले घंटे से, पहले मिनट से सभी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ काम पर लगे हुए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ का कार्यकर्ता 43 डिग्री टेम्परेचर पर यदि अपने घर से निकलते हैं तो मैं तो प्रत्याशी हूँ, मुझे उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है। और हम मेहनत करने से हम लोग पीछे नहीं रहते। हम अपनी बात को आम जनता तक पहुँचाने के लिए चाहे रात हो दिन हो, परिश्रम करना हमारा कर्तव्य है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र है, इनमें से भी 6 बीजेपी के पास में। तो ये लगता है कि जो भी 6 सीट में बीजेपी के एमएलएस बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दिलाएंगे, जो मार्जिन आप बोल रहे हैं जीत का कि हम लोग यहाँ से जीत के आ रहे हैं। बिलासपुर संसदीय सीट में 8 विधानसभा में इस बार 8 विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछले लोकसभा में सिर्फ एक सीट मस्तूरी में कुछ वोटों से 5-6 हज़ार वोटों से पीछे रही है। आप देखेंगे कि आने वाले 7 तारीख को बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की मतदाता, आम जनमानस, आम जनता, हमारी माताएं बहनें, मैं जहां जाता हूं सब सिर्फ यही बात बोलते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। हर लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी है कि माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और प्रचंड वोटों से हर बूथ से आप देखेंगे, हर बूथ में रिकॉर्ड बनेगी भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप में। जी सर, अभी तक आप लगातार बीजेपी के अलग अलग पदों पर रहे हैं बीजेपी में, तो आप विधायक भी रहे हैं लोरमी से 2013 में। तो लगता है कि कहीं ना कहीं उसका भी एक कारण होगा कि लोगों के बीच जब आप जा रहे हैं तो आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है एक दूसरे के प्रति, जनता के बीच में? हाँ, ये निश्चित तौर पर कि आप जनप्रतिनिधि रहोगे, किसी सेक्टर में यदि आप काम किए हैं तो लोगों के जान पहचान बढ़ना, जान पहचान के दायरे बढ़ना, और यदि आप विधायक के रूप में काम कर लिए हो तो निश्चित रूप से आम लोगों को ये बताना नहीं पड़ता कि ये फलाना प्रत्याशी है। चेहरे देखकर ही पहचान लेते हैं कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, ये तो खनसा होगा। चूँकि ऐसा माना जाता है जो लोकसभा क्षेत्र का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें जो केंद्र मुद्दे हैं वो ज़्यादा हावी रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो क्षेत्र को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। चूँकि यहाँ लंबे समय से बीजेपी के ही सांसद जीतते आ रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ के जो लगातार फ्लाईओवर की मांग हो रही थी या फिर जो रोड कंस्ट्रक्शन की जो बेहतर निर्माण हो सके उसके लिए हो, या यहाँ जो रोज़गार हो उसके लिए, तो कहीं ना कहीं अभी भी उतना उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो आने वाले समय में आपके पास क्या रोड मैप होने वाले है सबको लेकर? आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, जो भी इस क्षेत्र के विकास के लिए जो बातें होगी उसको संसद में उठाना। अपनी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए वो हर अपेक्षाएं पूरी हो जिसकी लोगों को ज़रूरत है। जी, तो आप ये तीनों मुद्दे पे, जो तीनों क्षेत्र हैं, चाहे विकास को लेकर, रोड निर्माण की हो या फ्लाईओवर की हो या फिर जो पॉल्यूशन यहाँ बहुत ज़्यादा है उसको लेकर, तीनों पर आप काम करेंगे? निश्चित रूप से बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो हमारी प्राथमिकताएं हैं कि निश्चित रूप से इस पर निरंतर इसका विस्तार होना चाहिए। आम लोगों की सहूलतें को देख करके, लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके हम उन सबको पूरा करेंगे। एक और बहुत बड़ी समस्या है सर, लोगों की मांग भी है बहुत लंबे समय से कि जो एनटीपीसी सिपत है उनका जो राखड़ उड़ के आ रहा है, तो आसपास के जो 20-25 गांव हैं उसमें फैल रहे, तो बहुत से बीमारियों का भी उन लोग को सामना करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर उन लोग लगातार मांग करते हैं कि ऐसे कुछ व्यवस्था किया जाए जिससे समस्या से निदान मिल सके। तो आपके पास ऐसा कुछ है कि जीत के आएंगे तो इसको समस्या को समाधान करेंगे? जी, जो भी आम जनता की समस्या होगा, एक व्यक्ति की यदि कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान कैसे हो, संसदीय क्षेत्र में जो भी बातें होगी, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो भी बातें होगी, उसको जिम्मेदारी के साथ पूरा करना, ये मेरा दायित्व रहेगा। चूँकि नरेंद्र मोदी का जो टर्म है 2 पंचवर्षीय यानी 10 साल पूरा हो चुका है, बहुत से उपलब्धियां भाजपा पार्टी बता रही है अपनी पार्टी की। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आप जनता के बीच अब जा रहे हैं तो अपनी जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर पहुँच रहे हैं या फिर जो केंद्र सरकार की उपलब्धि है उनको लेकर पहुँच रहे हैं?
माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदले हैं। इसलिए केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनसे लोगों के बारे में चर्चा करना, हमारे राज्य सरकार माननीय विष्णुदेव जी के सरकार के द्वारा मात्र 100 दिन में मोदी जी की बड़ी बड़ी गारंटियाँ पूरी हुई है। हम जो किए हैं उस बात को लोगों को अवगत कराना, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसलिए हमारे जो संकल्प पत्र में हैं उसकी चर्चाएं करना, और इस बात को आम जनता स्वीकार करती है कि माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, सरकार की योजना लोगों तक पहुंच रही है। इसलिए इस चुनाव को आम जनमानस मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए, इस देश का गौरव, इस देश का सम्मान बढ़ाने के लिए आगे आकर के सब लोग काम कर रहे हैं। 2013 में आप विधानसभा के लिए चुनाव लड़े, जीत कर आए। आपके विरोधी थे धर्मजीत सिंह। 18 में इसके उल्टा हुआ, 23 में आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन जब अभी आप 24 का चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा की, तो आपके साथ साथ खड़े धर्मजीत सिंह। कैसा है अनुभव, कैसा लग रहा है आपको? माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी हमारे बड़े भाई, पहले अलग अलग विचारधारा में थे, 13-18 में ज़रूर लड़े। हम दोनों के बीच में कभी भी किसी बात के लिए कभी कड़वाहट आई नहीं। अब एक विचारधारा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। माननीय धर्मजीत सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को ये बात पता है कि श्री धर्मजीत सिंह जी के साथ तोखन साहू का भाई का रिश्ता है, राम लक्ष्मण की जोड़ी है। मुझे प्रत्येक कार्यकर्ता ये फ़ोन करके पूछते हैं, और तोखन भैया, राम भैया कैसे हैं? तो ये आत्मीयता है। अपने छोटे भाई को इतना स्नेह करते हैं कि मैं लक्ष्मण बन पाऊँगा कि नहीं बन पाऊँगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो मेरे राम भाई हैं। ऐसे क्या मोमेंट बना था, या फिर ऐसे कुछ घटना हुआ था जिसके वजह से आपको राम लक्ष्मण की उपाधि दी गई? ऐसा कुछ आपको याद है? हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे आप? ऐसे क्या हुआ? देखिए, कोई घटनाक्रम नहीं, ये हमारे भैया श्री धर्मजीत सिंह जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। जो भी कोई व्यक्ति उनसे मिलेगा तो उन्हीं के होकर के रह जाते हैं। तो ये समझिए कि ये प्रकृति का ही एक वरदान है। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है और उनसे कोई छोटे भाई नहीं है। तो ये समझ लीजिए, ये ईश्वर की कृपा है कि हम दोनों को राम लक्ष्मण के रूप में वो मेरे बड़े भाई हैं, और उनका असीम स्नेह मुझे प्राप्त होता है। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने जवाब दी इसका। अब बात लोकसभा विपक्ष की करते हैं सर। देवेंद्र यादव जो वर्तमान में भिलाई शहर से विधायक हैं, इस बार उन्हें प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने। युवा हैं, काफ़ी मोटिवेटेड हैं, डर लग रहा है कि इस बार कुछ ऐसा कभी होगा ही नहीं। बाहर से प्रत्याशी ला करके कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में केवल खाना पूर्ति किया गया है। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र इतने बड़े और इतने महत्वपूर्ण सीट है, इस सीट से कांग्रेस को स्थानीय एक भी कोई प्रत्याशी नहीं मिला, तो ये बाहर से ढूंढ करके लाए हैं। वास्तविकता ये थी कि हार के डर से कोई कांग्रेस के लोग यहाँ से लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, इसलिए बाहर से प्रत्याशी लाया गया है, खाना पूर्ति की गई है। उनको भी पता है कि एक बड़ी हार होने वाली है, इसलिए अभी से कई बहाने बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं। जी, जब बाहरी प्रत्याशी की बात करते हैं, हम लोग भी अलग अलग जो प्रत्याशी हैं पार्टी के, उनसे बात करते हैं, विधायकों से बात करते हैं, मंत्री से बात करते हैं, तो उनका ये कहना है कि बाहरी प्रत्याशी कुछ नहीं होता है। जैसे कि भाजपा भी अपने जो प्रत्याशी हैं, जैसे सरोज दीदी को हो गया, उन्हें दुर्ग से यहाँ लेके आए हैं, कोरबा, तो ऐसा कोई बाहरी नहीं होता है। लोकसभा चुनाव केंद्र का होता है, तो इसमें बाहरी और आंतरिक का मामला नहीं है। जो सही कैंडिडेट है, लोग उसे कितना पसंद करें, मायना ये रखता है। तो आपको लगता है कि ये भी एक फैक्टर होने वाला है? माननीय हमारी सुश्री सरोज पांडे जी
हमारी दीदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उनके साथ आप किसका तुलना कर रहे हो भाई? जिनका नाम ईडी के जो रडार में है, जिनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है, जिन्होंने अपने एफिडेविट में दिए हैं कि कई आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, है कि नहीं? तो कहाँ सुश्री अरोज पांडे जी, हमारी दीदी जी, और कहाँ कांग्रेस की प्रत्याशी? आप कैसे तुलना करोगे? तुलना ही नहीं कर सकते। अब कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि बीजेपी हार के डर से ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ईडी का भी समन आया लेकिन उसमें पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। तो ये भी क्या, जो अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है यहाँ 7 तारीख को बिलासपुर में, तो उनका जो उनके छवि के ऊपर जो आरोप लगा है कि ऐसा ऐसे हैं, इनको ये आरोप लगा घोटाले का, फलाना ढिमका, तो क्या आप इसको भी जनता के बीच ले जाके बता रहे हैं? देखिए, इसको तोखन साहू नहीं कह रहा है। इसको तो जिस दिन से प्रत्याशी कांग्रेस के द्वारा घोषित किया गया है, उसी दिन से कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर अनशन में बैठे, भूख हड़ताल में बैठे, मनाने के लिए लोग गए, नहीं माने, कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर ने कहा हम उसको प्रत्याशी नहीं बनाना चाह रहे थे, मैं उनके नाम पर सहमत नहीं हूँ, और इसी कारण कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े लीडर पार्टी छोड़ दिए। तो कांग्रेस के लोग ही जिसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो न्यायधानी की जनता उसको कैसे स्वीकार करेंगे? स्वीकार नहीं करेंगे। उनको भी पता है बड़ी हार उनकी होने वाली है, खाली हाथ वापस जाएंगे, इसलिए वो तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। बड़ी हार इसलिए भी संभव है कि हो सकता है कि जो उनके बड़े बड़े नेता हैं आज कहीं ना कहीं ईडी के हो गया या सीबीआई के, आईटी के रडार में है, तो उन लोग अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं और इसी का लाभ बीजेपी को मिलेगा, इसलिए बीजेपी जीत कर आ रही है, ऐसा भी कहना है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के आधार पर जीत करके आएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पर विश्वास करती है। सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, सबका प्रयास हो। हम जाति समाज देख करके कोई योजना, कोई नियम माननीय मोदी जी की सरकार नहीं बनाती। बनाते हैं तो सबके लिए। प्रधानमंत्री आवास हर गरीब को के लिए उपलब्ध होना चाहिए, मिल रहा है। शौचालय का निर्माण हो तो हर माताओं बहनों के लिए हो। चावल की योजना बनी है मुफ्त में देने की, तो हर गरीब के घर तक के चावल पहुँचे। ये आम जनता की सरकार है। आम जनता की सुविधाओं को देख करके, ज़रूरतों को देख करके पार्टी नियम बनाती है। इसलिए आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। हम अपनी उपलब्धियों को बता करके, अपने कार्यों को बता करके हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता विश्वास कर रही है। एक और बात है सर, ऐसा आपको क्या लगता है जैसे कि अभी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत के साथ, और जो मुख्यमंत्री या फिर जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं अलग अलग कास्ट से, तो ये आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सब इन लोग को बनाया गया है कि बीजेपी की कुछ अलग रणनीति होने वाली है। देखिए कौन क्या बनेंगे, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व ही तय करते हैं, और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में न जानकारी है, ना मुझे बोलना भी चाहिए, क्योंकि छोटी मुँह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, सब कार्यकर्ता हैं, और हम सब हम सबका एक ही ध्येय होता है, हम सब लोग राष्ट्र की गौरव आगे बढ़े, भारत माता की गौरव आगे बढ़े, हम सब मिलकर के काम करें, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहें, इसी ध्येय को लेकर के काम करने वाले लोग हैं। इसलिए किसको क्या जिम्मेदारी मिली है, किसको क्या दायित्व मिला है, किसको किस दायित्व में लगाना है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे प्रदेश और केंद्र के हमारे वरिष्ठ नेतागण तय करते हैं, और जिसको जो जवाबदारी मिलती है वो सब अपने अपने कामों को बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं। जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है सर, जैसे जब बात करते हैं कि प्रदेश में जब नई सरकार बनती है तो जो वरिष्ठ हैं उन्हें अवसर दिया जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ में कि जो नवनिर्वाचित पहली बार जो जीत कर आए आधे ज़्यादा मंत्री बनाया गया है। तो क्या बीजेपी की जो छत्तीसगढ़ में सरकार है कि एक नई दिशा की ओर ले जाना चाहिए राजनीति को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ हो सकता है। नए लोगों को लाना, पुराने लोगों के साथ मिल कर के काम करें,
पुराने लोगों का अनुभव प्राप्त करें। ये एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे को सिखाना, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी को अगर विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी को एज अ पीएम कैंडिडेट सामने ला रहे हैं विपक्ष, और इंडिया गठबंधन बना के लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ में, और बोल रहे हैं कि इस बार अगर संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, तो मोदी को यहाँ से निकालना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं भाई विपक्ष अपना प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित करे, और उसके बाद देखते हैं कि उसको देश की जनता किस तरह से उनको स्वीकार करती है। कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। न संविधान न कभी बदला था, न कभी बदलेगा। संविधान में संशोधन होते रहा है। ये तो कांग्रेस की जब सरकार रही तब भी उन्होंने किया। और ये लोग गंगा जल की कसम खाने वाले लोग हैं। गंगा जल की कसम खा करके इन्होंने कहा शराबबंदी करेंगे, और गंगा जल से बड़ी हमारी कोई आस्था के प्रतीक तो नहीं है। लेकिन न शराबबंदी हुई, न किसी को 1 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिला, न किसी माता बहनों को इन्होंने 1500 रुपया पेंशन देने की बात कही गई थी इन लोगों के द्वारा, 1 रुपये तो बढ़ा करके दिए नहीं। तो ये जो भी बात बोलेंगे जनता इस पर विश्वास करने वाली नहीं है। संविधान को बदलने की बात, खत्म करने की बात कांग्रेस पार्टी लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए करती है। झूठ बोलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपको याद होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार संसद भवन गए तो संसद भवन की सीढ़ियों को दोनों हाथ जोड़ करके शीश झुका करके प्रणाम करते हैं, संविधान को प्रणाम करके जाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति जिनके मन में संविधान के प्रति इतनी श्रद्धा है, संसद के प्रति इतनी श्रद्धा है, उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी की एक छोटी मानसिकता का परिचय है। जी, आपके सामने एक और चुनौती है। महतारी वंदन योजना के सामने नारी शक्ति योजना, जो राहुल गांधी प्रत्येक महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए दे रही, तो ये भी एक चुनौती आप मानते हैं कि हो सकता है कि गेम चेंजर साबित हो जाए? ये हमारी माताएं बोलती हैं। कांग्रेस पार्टी की ये सबसे बड़ी झूठ है। क्यों झूठ है? जब ये लोग 500 रुपये दे नहीं पाए, हमारी माताओं को 500 रुपये नहीं बढ़ा पाए 5 साल में, तो 1 लाख रुपये कहाँ से देंगे पूरे देश को? तो उनको भी पता है। दूसरी बात, जो पार्टी सत्ता में आ जाए, इतनी सीट पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो उनके घोषणा पत्र का मतलब ही क्या है? इसलिए सबको पता है कि ना ये सरकार में आएंगे, ना इनके घोषणा पत्र का कोई मतलब है, ना ये 1 लाख रुपया दे सकते। जो 500 रुपये नहीं दे सकते वो 1 लाख रुपये कहाँ से देंगे? जो बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए वो कहाँ से 1 लाख रुपये देंगे? जो शराबबंदी नहीं कर पाए गंगा जल की कसम खा करके, तो उनके घोषणा पत्र का कोई मतलब नहीं है। सरकार बनाने के लिए चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, जिनको सत्ता में आना ही नहीं है, उनके घोषणा पत्र का कहीं कोई मतलब नहीं है, और जनता विश्वास भी नहीं करती। जैसे कि अगर आप जीत कर आते हैं तो वो कौन 3 काम होंगे जिसको आप सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आम जनता के जीवन पर किस तरह से परिवर्तन आए, ये हमारी प्राथमिकताएं रहती है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यह मूलभूत जो आवश्यकता है, इस पर निरंतर विकास हो। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में जो भी लोगों की आवश्यकताएं हैं, यहाँ के जो उड़ान है उसको भी पंख लगे, प्रारंभ तो हो ही गया है। बिलासपुर से डोंगरगढ़ नई रेल परियोजना, उसका भी शुभारंभ हो, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। और आम जनमानस के मन में जो है कि बिलासपुर एक सुंदर और स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाए, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें, कितनी सीट इस बार आने वाली है? 11 में से 11। छत्तीसगढ़ में 11 से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है, आएगी। आम जनता अपनी मन बना चुकी है। आप अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? 101%। मार्जिन क्या देखते हैं, कितने अंतर से आप जीत सकते हैं? आम जनता कह रही है कि इस बार बिलासपुर लोकसभा, बिलासपुर क्षेत्र की मतदाता हमारी माताएं बहनें एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने जा रही है। सबसे बड़ी जीत 2024 में होगा। फिर भी से पिछले बार लगभग 1.5 लाख वोट के अंतर जीते। सबसे बड़ी जीत कह दिया जी।
आज़ादी के बाद से आज तक के सबसे बड़ी जीत है। बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। जाते जाते हमारे माध्यम से अपने दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं TNR के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की सभी मतदाता, हमारी माताएं बहनें, सभी युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि आप सबका 100% मतदान होना चाहिए और मतदान हो इस राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, इस राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, इस देश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए, आम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। और ये पूरा करने वाले हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आप सब कमल फूल छाप में बटन दबाकर 7 तारीख दिन मंगलवार को आप सब लोग अपने इस छोटे भाई तोखन साहू को प्रचंड मत से जिताएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो आप सुन रहे थे तोखन साहू जी को। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।